हेलो स्टूडेंट्स, तो अब अपन बात करते हैं वेरिएबल मास प्रॉब्लम वाली। ठीक है, तो अपन इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको थोड़ा बता ही दिया था पहले। यहाँ पे लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये एक स्मूथ सरफेस है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। उसके बाद 2 kg का एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। अ वाटर जेट हॉरिजॉन्टली थ्रोज वाटर एट द रेट ऑफ 2 kg पर सेकंड। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पाइप है और इस पाइप से पानी ऐसे बाहर आ रहा है और जाके इस ब्लॉक को हिट कर रहा है। कितनी रफ्तार से हिट कर रहा है? 20 मीटर पर सेकंड से हिट कर रहा है ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है साहब। और पानी के निकलने की रफ्तार क्या है? 2 kg पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 2 kg वाटर इस पाइप से यहाँ पे बाहर आ रहा है। तो फाइंड हमें क्या क्या करना है, इसमें दो चीज़ें हैं। फोर्स अप्लाइड बाय वाटर जेट, ये वाटर जेट ने इस ब्लॉक पे कितनी फोर्स लगाई, और फिर एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब फोर्स लगने के बाद इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हुआ। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब भी वेरिएबल मास वाली प्रॉब्लम होगी तो हम फोर्स कैसे निकालेंगे उस कंडीशन में। एफ इज इक्वल टू, बताया था मैंने आपको, वी डी एम बाय डी टी। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, वी डी एम बाई डी टी। वी है रफ्तार, तो कितनी रफ्तार है? 20 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे मैंने लिखा 20। अब ध्यान से देखो, डी एम बाई डी टी, डी एम बाई डी टी, तो यूनिट क्या होनी चाहिए? के जी पर सेकंड। दिख रहा है ना हमें यहाँ से के जी पर सेकंड, तो हमें दे रखा है प्रॉब्लम में 2 के जी पर सेकंड। तो डी एम बाई डी टी की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, तो ये हमारे पास आंसर कितना आ गया? 40 न्यूटन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की बात समझ में आई? तो 40 न्यूटन की फोर्स इसके ऊपर लगी। अच्छा, पहला हिस्सा तो हो गया। दूसरा हिस्सा क्या बोल रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो फोर्स लगने के बाद ये एक्सेलरेट हुआ, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो अब हम लगाएंगे F इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ की जगह मैंने लिखा 40, मास इसका है 2, और एक्सेलरेशन मुझे पता लगाना है, तो ये इसको इससे कट कर देंगे अपन, डिवाइड में चला जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन में, आपको समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसमें क्या है कि बच्चों को काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं, और ये फॉर्मूला तो वो रट लेते हैं, लेकिन काफ़ी सारे मन में डाउट रह ही जाते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा इसका एनालिसिस करके आपको बताता हूँ कि ये फॉर्मूला किस तरीके से हमें यूज़ करना है ठीक से, है ना। तो ध्यान से सुनना बच्चों, अगले 2-4 मिनट की बात। चलिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं अपन। तो हुआ क्या, ज़रा ध्यान से हम समझें कि हमारे पास ये ब्लॉक था, ठीक है, और इस ब्लॉक पे यहाँ से हमने पाइप से ऐसे पानी इस पे हॉरिजॉन्टली मारा, है ना। अब क्या हो रहा है, पानी ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है और ब्लॉक पानी पे फोर्स लगा रहा है। एक्शन रिएक्शन पता होना चाहिए आपको। तो पानी जो है वो आके इसको हिट कर रहा है और ये ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है, एफ ऑन ब्लॉक, ऐसे लिख देता हूँ। तो ब्लॉक भी तो पानी पे फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, वो हमें निकालना है। ध्यान से सुनना, मैं क्या निकाल रहा हूँ? फोर्स ऑन वाटर, फोर्स ऑन वाटर बाय ब्लॉक, मैं ये चीज़ निकाल रहा हूँ। पानी पर कितना फोर्स लग रहा है ब्लॉक के कारण। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। हम ऐसा मान लेते हैं बेटा कि यहाँ से कुछ डीएम पानी, छोटा सा डीएम मास का पानी, जो कि वी रफ्तार से चल रहा था, जाके इस ब्लॉक से टकराया, ठीक है, और टकराने के बाद वो रेस्ट पे आ गया, रुक गया, है ना। ध्यान से सुनना, डीएम मास का पानी छोटा सा वी रफ्तार से इसके पास आ रहा है और टकराने के बाद ये इससे स्टॉप हो रहा है। तो पानी का, अपन पानी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ पानी का? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास हो गया डीएम, वेलोसिटी होगी वी, तो वी इंटू डीएम। फाइनल वेलोसिटी पानी की, वो तो स्टॉप हो गया, स्टॉप होते ही आपको क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया पानी का? तो डेल्टा पी या डी पी लिखूँ मैं, क्योंकि ये बहुत छोटा सा है, तो डी पी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो डी पी कितना हो गया बच्चों? ज़ीरो माइनस वी इनिशियल आपका वी डी एम।
ये dp आया, तो dp इज इक्वल टू मैंने लिखा -v/dm, है ना। अब अगर मैं इसको dt से डिवाइड कर दूं इस इक्वेशन को, तो क्या बच जाएगा, dp/dt, और ये हो जाएगा -v/dm/dt। dp/dt क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब भी टाइम से डिवाइड कर देते हैं अपन तो वो क्वांटिटी बन जाती है रेट ऑफ चेंज। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आया किसका, वाटर का। तो वाटर का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये आया, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। तो ये एक्चुअल में हमने क्या निकाल लिया है, फोर्स ऑन वाटर। तो पानी पर कितना फोर्स लगा वो मैंने पता लगा लिया, dp/dt इज इक्वल टू -v/dm/dt। अब पानी पर लगाए तो फोर्स ब्लॉक ने लगाया इस तरफ ऐसे, तो ब्लॉक पे कितना लगा है फोर्स, ब्लॉक पे फोर्स लगा है इसका जस्ट इक्वल एंड अपोजिट, इसलिए फोर्स ऑन ब्लॉक अगर मैं लिखूं तो इसका इक्वल एंड अपोजिट क्या होगा, केवल साइन चेंज हो जाएगा। इसको मैं लिखूंगा v/dm/dt। ठीक है। इसमें जो कन्फ्यूजन होता है ना बच्चों को, असल कन्फ्यूजन ये होता है बच्चों को कि ये 2 kg जो है ये तो चेंज हुआ ही नहीं सर, तो फिर ये तो कांस्टेंट मास वाली प्रॉब्लम हो गई, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, अब ध्यान से सुनो, हम तो पानी पे फोर्स निकाल रहे हैं ब्लॉक के द्वारा, ठीक है। तो हमने पानी पे फोर्स लगाई है ब्लॉक के द्वारा, तो यहाँ पे तो मास वेरिएबल हो रहा है ना, 2 kg पर सेकंड आके हिट कर रहा है बार बार। तो एक्चुअल में हमने एफ ऑन वाटर निकाला है जो कि इतना निकल के आया, और इसका इक्वल एंड अपोजिट तो हो गया फोर्स ऑन ब्लॉक विच इज़ इक्वल टू v/dm/dt, जो हमारे फॉर्मूला बता दिया जाता है। बट वो मैंने आपको डीप एनालिसिस करवाया है कि फोर्स ऑन ब्लॉक आपको ऐसे लिखना है, v/dm/dt। एक्चुअल में हम इस फॉर्मूले से जो v/dm/dt है ना, इससे हम फोर्स ऑन वाटर निकालते हैं बाय द ब्लॉक, और उसका अपोजिट कर देते हैं तो फोर्स ऑन क्या आ जाएगा, ब्लॉक बाय द वाटर, ये आ गया आपको। तो ये एक्चुअल में फोर्स आया है किस पे, ब्लॉक पे, फोर्स अप्लाइड बाय वाटर ऑन द ब्लॉक। अब ये फोर्स लगने के बाद इसका मास थोड़ी ना चेंज हो रहा है, देखो आप कहाँ हो रहा है इसका मास चेंज, फोर्स लग गई इस पर, इसका थोड़ी ना मास चेंज हो रहा है। तो फिर मैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करूँगा, F इज इक्वल टू ए में लगाऊंगा, F इज इक्वल टू क्या लगाऊंगा, ए में। तो फोर्स पता लगा ही ली मैंने, कितनी आ गई थी फोर्स अपनी 40, और एक्सेलरेशन यहाँ पे मैंने लगा दिया। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि सर इसमें F इज इक्वल टू ए में कैसे यूज़ कर रहे हो आप, तो उसका लॉजिक ये है, ठीक है ना। इसका मास थोड़ी ना चेंज हो रहा है, तो 2 kg का ही है ना हिट करने के बाद भी। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, ठीक। तो v/dm/dt ये फॉर्मूला में कैसे यूज़ करना है मैंने कोशिश करी आपको सिखाने की। तो फोर्स ऑन वाटर निकाला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक, वो निकल के आया ये, और इसका इक्वल एंड अपोजिट अपन ने फोर्स ऑन ब्लॉक कर दिया, और फिर F इज इक्वल टू एम ए के साथ अपन ने यहाँ पर एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर लिया। तो बच्चों वेरिएबल मास की कैटेगरी में आपको रॉकेट प्रोपल्शन भी मिलेगा। रॉकेट प्रोपल्शन की थोड़ी सी कहानी अपन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर क्या क्या फॉर्मूले यूज़ आएंगे वो देखते हैं जरा अपन। तो बात ऐसी है बेटा कि रॉकेट किस तरीके से काम करता है। तो रॉकेट के अंदर भरा होता है बहुत सारा फ्यूल, ठीक है, और क्या होता है इस फ्यूल को हम बर्न करते हैं, तो यहाँ से हॉट गैसेस बाहर आती है, इजेक्ट आउट होती है, और ये जो हॉट गैसेस इधर बाहर की तरफ आ रही है बेटा, ठीक है, ये जो गैसेस बाहर की तरफ आ रही है ये इस रॉकेट पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है जिसको अपन बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स बेसिकली थ्रस्ट। तो FTH फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लगता है, और गैसेस किधर निकलती है, बाहर की तरफ। ये ठीक वही बात हो गई कि अगर अपन किसी बलून में हवा भर दें और उसको ऐसे फ्रीली छोड़ दें तो बलून से हवा बाहर निकलेगी और बलून कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक। ये तो बात हो गई। अब सपोज एट एनी इंस्टेंट, ध्यान से सुनना बेटा, सपोज एट एनी इंस्टेंट यहाँ पर हमारा जो रॉकेट है इसका मास अपन मान लेते हैं m। देखो जब रॉकेट की बात करते हैं ना अपन, तो रॉकेट में एक तो कुछ मशीनरी पार्ट होता है और बहुत सारा फ्यूल होता है।
तो वो फ्यूल प्लस मशीनरी पार्ट मिला के हम टोटल मास ऑफ द रॉकेट बोलते हैं। अब यहाँ से जब फ्यूल बर्नआउट होगा, यहाँ से जब फ्यूल बर्नआउट होगा तो क्या होगा, मास कम होगा ना, फ्यूल का मास कम हो जाएगा, और फ्यूल का मास कम होगा तो हम क्या बोलेंगे, रॉकेट का मास भी कम हो रहा है समय के साथ। क्योंकि जब हम रॉकेट शब्द बोलते हैं तो इसके अंदर मास जो होता है वो फ्यूल प्लस जो मशीनरी पार्ट है दोनों मिला के इसका मास माना जाता है। जैसे बोल रहा हूँ रॉकेट का मास है 1000 किलो, तो हो सकता है उसके अंदर 500 किलो आपका क्या हो, फ्यूल हो, या 700 किलो फ्यूल हो, ज़्यादातर हिस्सा फ्यूल ही होता है। एनीवेज, तो एट एनी इंस्टेंट हम इसका मास मान लेते हैं m, और यहाँ से जो फ्यूल इजेक्ट आउट हो रहा है उसकी रेट है dm/dt। dm अमाउंट ऑफ फ्यूल इजेक्ट हो रहा है dt सेकंड में, और ये जो गैसेस बाहर निकल रही हैं इनकी रफ्तार है v, और ये हम रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं इसके रिस्पेक्ट में। रॉकेट से देखे जाने पर इसकी रफ्तार होगी v, जो गैसेस बाहर निकल रही है, तो हम इसको लिखते हैं v रिलेटिव, है ना। क्या लिखते हैं बेटा, v रिलेटिव। ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस है विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। अगर आप रॉकेट के अंदर बैठे हुए हो तो आपको v रिलेटिव रफ्तार से गैसेस जो है वो बाहर की ओर जाती हुई दिखेगी। तो एट एनी इंस्टेंट अपने पास ये कहानी, और हमारा जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ए एक्सेलरेशन से। फेयर इनफ। अब देखो रॉकेट पे क्या क्या फोर्सेस लग रही है, ज़रा ध्यान से देखें हम। एक तो थ्रस्ट फोर्स लग रही है, ये गैसेस जो बाहर आ रही है उसके कारण थ्रस्ट फोर्स लग रही है। एक ग्रेविटी भी तो नीचे खींच रही है रॉकेट को, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, कितना, mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। अगर एट एनी इंस्टेंट इसका पास m है तो mg फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तो कुल मिला के दो फोर्सेज इसके ऊपर लग रही है, एक तो थ्रस्ट फोर्स ऊपर और ग्रेविटी फोर्स नीचे। तो नेट फोर्स कितनी लगी, क्योंकि ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रहा है तो नेट फोर्स होगी थ्रस्ट फोर्स माइनस वेट mg। तो नेट फोर्स होगी बेटा F थ्रस्ट माइनस mg। अच्छा और सुनो, थ्रस्ट फोर्स ये कितनी होगी, तो ये हम निकाल सकते हैं। थ्रस्ट फोर्स वेरिएबल मास वाला कॉन्सेप्ट आ गया है यहाँ पे फिर से, है ना। ये थ्रस्ट फोर्स में हम क्या लगाएंगे, वेरिएबल मास वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से मास इजेक्ट हो रहा है तो रॉकेट का मास धीरे धीरे कम हो रहा है। तो थ्रस्ट फोर्स हम जानते हैं किस तरीके से लगती है, v रिलेटिव, यहाँ पे सिंपल v की जगह मैं रिलेटिव लिख रहा हूँ, dm/dt माइनस mg। दिस इज द नेट फोर्स ऑन द रॉकेट। नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप इसको लिख सकते हैं ma इज इक्वल टू v रिलेटिव dm/dt माइनस mg। m से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो a हमारा निकल के आ जाएगा कितना, v रिलेटिव dm/dt ऑल डिवाइडेड बाय मास, ये मास नीचे चला गया, माइनस mg/m, m से m मरा, तो एक्सेलरेशन निकल के आएगा v रिलेटिव बाय m dm/dt माइनस g। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, और v रिलेटिव dm/dt को आप थ्रस्ट फोर्स ही तो बोल रहे हो, तो ft बाय m माइनस g, ये आपको एक्सेलरेशन होगा, थ्रस्ट फोर्स डिवाइडेड बाय मास माइनस g। ठीक है, और आपसे केवल पूछे कि थ्रस्ट फोर्स कितनी लग रही है, तो ये लग रही है v रिलेटिव dm/dt, ये थ्रस्ट फोर्स है। और नेट फोर्स कितनी लग रही है, थ्रस्ट फोर्स माइनस mg। और नेट एक्सेलरेशन कितना आ रहा है तो वो हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है बेटा, अब इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक केस आता है कि हमारा जो रॉकेट है, अगर वो इफ रॉकेट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी में बच्चों एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहीं से अगर अपन देखें, इस इक्वेशन से देखें
तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चल रहा है ना रॉकेट अपना, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया जनाब, आपको ज़ीरो हो गया। और एक्सेलरेशन जैसे ही ज़ीरो हो जाएगा तो ये राइट हैंड साइड तो क्या हो गई आपको, ज़ीरो इज इक्वल टू वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी माइनस एम जी, ये हो गया। इस माइनस एम जी को इधर ले जाते हैं तो एम जी इज इक्वल टू वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। बट ये देखो मेन इक्वेशन है ये। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने का मतलब ही क्या हो गया, एक्सेलरेशन आपको ये वाली चीज़ क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, और ये चीज़ ज़ीरो हो गई, इसका मतलब ये पूरा ज़ीरो हो गया, तो ये आपको बराबर हो गया, है ना। ये एक बात हो गई। और समझते हैं आगे क्या हो सकता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि जो हमारा रॉकेट है वो ग्रेविटी फ्री स्पेस में चल रहा है, ग्रेविटी फ्री स्पेस मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर ग्रेविटी नहीं है। तो ग्रेविटी नहीं है तो फिर आप सोचो इसमें से क्या चीज़ जीरो हो जाएगी, एम जी, मतलब जी ज़ीरो हो गया। तो ग्रेविटी फ्री स्पेस पे आपको जी ज़ीरो हो गया, और जी ज़ीरो होने का मतलब ये वाला फोर्स गायब हो गया, यानी आपको एम ए किसके बराबर नज़र आएगा, वी रिलेटिव डी एम बाय डी टी। तो आप देख लेना, कुछ भी मॉडिफिकेशन अपन को करना हो तो हम वहाँ सवाल से कर सकते हैं। प्रोसेस आपको समझ में आनी चाहिए कि जब थ्रस्ट फोर्स लगता है ऊपर की ओर, ठीक है, तो एक तो थ्रस्ट लग रहा है ऊपर और एक ग्रेविटी लग रही है नीचे। अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ तो थ्रस्ट फोर्स माइनस एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए। और थ्रस्ट फोर्स कितनी होगी, वी डी एम बाई डी टी, बिकॉज इट इज़ अ केस ऑफ वेरिएबल मास। वेरिएबल मास है क्योंकि समय के साथ यहाँ से फ्यूल बाहर आएगा, फ्यूल बाहर आएगा तो इस रॉकेट का मास भी कम होगा। तो यहाँ पर अपन ने ये काफ़ी सारी चीज़ें रॉकेट से रिलेटेड समझी हैं बेटा, ठीक है। तो अपन एक प्रॉब्लम लेते हैं जिससे अपन ने जो पढ़ा है उसको अपन ठीक से अप्लाई कर सकें। क्या बोल रहा है बेटा, एट एनी इंस्टेंट मास ऑफ रॉकेट इज 20 kg। एट एनी इंस्टेंट यहाँ पर इसका मास अपन को दे दिया है 20 kg, एंड इट्स एक्सेलरेशन इज ऊपर की तरफ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको बोल रहा है फाइंड आउट द थ्रस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कितना थ्रस्ट इस रॉकेट पे इस वक्त लग रहा है ना, इस वक्त लग रहा है, ऐसा बोल रहा है। तो आपने क्या पढ़ा था, रॉकेट के ऊपर एक तो थ्रस्ट फोर्स लगता है एफ टी एच, एक लगता है ग्रेविटी एम जी, और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब जो नेट फोर्स है बेटा वो क्या होएगी, नेट फोर्स होएगी एफ थ्रस्ट माइनस एम जी। और नेट फोर्स ही किसके बराबर होता है, एम ए के बराबर होता है। एम ए इज इक्वल टू एफ टी एच माइनस एम जी, है ना। वैल्यू डालते हैं अपन, एफ टी एच पूछ रहा है आपसे ना, थ्रस्ट फोर्स पूछ रहा है, तो एम जी उधर चला जाएगा तो ये आपको बन गया एम ए प्लस एम जी इज इक्वल टू एफ टी एच। एम कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस जी इज इक्वल टू थ्रस्ट फोर्स हो गया। मास आपको कितना दे रखा है प्रॉब्लम में, 20 kg, तो यहाँ पे मैंने लिखा 20, एक्सेलरेशन है 10, जी की वैल्यू भी 10 ले लेते हैं, तो 10 प्लस 10 ये हो गया आपको 20 इंटू 20 दैट इज़ 400 न्यूटन आपको थ्रस्ट फोर्स यहाँ पे मिल रहा है। कितना थ्रस्ट मिल रहा है, 400 न्यूटन का, ठीक है जनाब। तो इस तरीके से अपन को प्रॉब्लम को अंजाम देना है। तो एक प्रॉब्लम और लेते हैं बेटा, थोड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, इससे आपको और आइडिया लग जाएगा किस तरीके से हमें क्वेश्चन करने होते हैं रॉकेट पे बेस्ड। क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनिशियल मास ऑफ रॉकेट इज 200 kg, इफ द गैस इज इजेक्टिंग एट द रेट ऑफ 40 kg पर सेकेंड विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, है ना, ज़रा ध्यान से देखना आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देन फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0 एंड एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो क्या सिचुएशन दे रखी है, हमें एक रॉकेट दे रखा है जिसका मास कितना है 200 kg, इसका मास है 200 kg, ठीक, इनिशियल मास है, ठीक। और यहाँ से गैसेस बाहर आ रही हैं, बाहर आने की रफ्तार कितनी है 40 kg पर सेकंड। तो ये यहाँ पर मास है और यहाँ पे टाइम है, तो डी एम बाई डी टी आपको प्रॉब्लम में दे रखा है, डी एम बाई डी टी आपको दे रखा है,
तो dm/dt इज 40 kg/s। ठीक है, समझ में आ रही बात। विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, रॉकेट के रिस्पेक्ट में इन गैसेस की रफ्तार दे रखी है 100, तो ये क्या चीज़ हो गई, ये आपको v रिलेटिव नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई। 100 मीटर पर सेकंड रॉकेट के रिस्पेक्ट में, रॉकेट में बैठ कर अगर हम इन गैसेस को देखें तो हमें ये 100 मीटर पर सेकंड से बाहर जाती हुई फील होगी। अब आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है दो इंस्टेंट पे, एक तो t बराबर 0 पे और एक t बराबर 1 पे। देखो बेटा, t बराबर 0 पे एक्सेलरेशन अलग आएगा और t बराबर 1 पे एक्सेलरेशन अलग आएगा। तो अगर मुझे t बराबर 0 पे निकालना है या 1 पे भी निकालना है, तो सबसे पहले मुझे एक थ्रस्ट फोर्स यहाँ पे निकालनी पड़ेगी कि कितनी लग रही है। थ्रस्ट फोर्स निकालना हम सीख गए हैं, FTH कितना होता है, v रिलेटिव dm/dt। ध्यान से देखते रहना। तो v रिलेटिव कितना है आपको 100, dm/dt इज आपको 40 दे रखा है, यानी ये आपको आ रहा है 4000 न्यूटन की थ्रस्ट फोर्स जनाब रॉकेट पे लगने वाली है या लग रही है। अच्छा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने अभी अभी सिखाया आपको। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F थ्रस्ट फोर्स बाय m माइनस जी, यही पढ़ा अपन ने अभी अभी। अच्छा, जब हम t बराबर 0 सेकंड की बात कर रहे हैं, तो t बराबर 0 का मतलब हो गया इनिशियल मास। मतलब t बराबर 0 पे, एट t इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, FTH, वो तो 4000 है, अपॉन मास, तो उस वक्त मास कितना होगा, तो आंसर है इनिशियल मास। t बराबर 0 का मतलब इनिशियल मास, तो इनिशियल मास कितना है आपका 200 है, तो 200, ठीक है, माइनस जी की वैल्यू 10, तो 2 0 से 2 0 मरा, यहाँ से 2 से इसको काटेंगे अपन तो 20, तो 20 माइनस 10, तो बेटा ये आपको आ गया a बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो t बराबर 0 पर क्या एक्सेलरेशन होगा रॉकेट का, ये होगा। अब मैं आपसे एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ t बराबर 1 पे, t बराबर 1 पे, तो देखो यही फॉर्मूला लगेगा, a बराबर FTH अपॉन मास, लेकिन अब मास कौन सा लूंगा, एट t इक्वल्स टू 1 माइनस जी। समझ आई मेरी बात। 1 सेकंड पर क्या मास है रॉकेट का, अब है ना, 1 सेकंड पे क्या मास है। अब यहाँ पे रफ्तार पे आ जाओ, 40 kg फ्यूल 1 सेकंड में जल जाता है। तो अभी अगर 200 किलो का है अपना रॉकेट, तो मैंने आपको बता रखा है रॉकेट का मास मतलब मशीनरी प्लस फ्यूल मिला के ये पूरा 200 आपको। 1 सेकंड बाद की कहानी क्या होगी, 1 सेकंड बाद क्या होगा, 40 kg फ्यूल यहाँ से बर्न आउट हो जाएगा। तो आफ्टर 1 सेकंड या एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड, हमारा जो रॉकेट है उसका मास कम हो गया, हमारे रॉकेट का मास कम हो गया। कितना कम हो गया, m डैश मान लेते हैं अपन। तो पहले था 200 किलो और 1 सेकंड में 40 kg पर सेकंड का मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में 40 किलो फ्यूल उड़ चुका है। तो 200 में से 40 हटा दो, तो अब जो नया मास है वो कितना हो गया आपको 160 हो गया है। तो एक्सेलरेशन कितना होएगा, FTH थ्रस्ट फोर्स, वो तो अपन को पता है ही सही, 4000 अपॉन मास एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। 1 सेकंड पे मास कितना है 160, माइनस जी की वैल्यू आपको हो गई बच्चों 10। ये इससे गया, आप इसको सोल्व कर लोगे तो ये आपको निकल के आएगा 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये देखो आप कितनी बढ़िया प्रॉब्लम थी। और ऐसे ही मैं आपको t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे भी पूछ सकता था, 2 सेकंड पे क्या एक्सेलरेशन होगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मास एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड हमें बेटा यहाँ पे लेना पड़ेगा। और 2 सेकंड में कितना मास रह जाएगा, तो 40 kg 1 सेकंड में जाता है, तो 2 सेकंड में आपको हो जाएगा 40 इंटू 2 दैट इज 80, तो 200 माइनस 80 हो जाएगा। और फिर फर्दर हम एक्सेलरेशन यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखो आप ये रॉकेट पे बेस्ड अपन ने 2 अच्छे प्रॉब्लम कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी अब तक। ठीक है बेटा, फिर भी आपको कोई डाउट अगर रहा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोशिश करेंगे इसको और समझाने की आपको। और अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन इम्पल्स पढ़ेंगे, इम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे।
और फिर धीरे धीरे थर्ड लो पे आएंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, और ये बैकबोन रहेगा आपके मैकेनिक्स वाले पार्ट का। तो ध्यान से अच्छे से समझते चलो और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।